हमारी इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इससे पहले हम पॉवर्टी के ऊपर बात कर चुके हैं और ये चैप्टर है हमारा फूड की सिक्योरिटी, खाने की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। इंडिया के अंदर कैसे फूड सिक्योरिटी, देखो आज के टाइम पे इस चीज पे आप ज्यादा सोचोगे नहीं क्योंकि आपके लिए बहुत चीजें अब थोड़ी सी डेवलप्ड हो चुकी हैं। कभी आपको भूखमरी या ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी कि किसी गांव में या भारत के किसी इलाकों में भूखमरी से लोग मर रहे हैं, क्योंकि हर बेसिक नेसेसिटीज इंसान को मिल रही होती हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया में फूड सिक्योरिटी, मतलब एक देश है वो, ये देखो एक टाइम पे ऐसा होता था जहां पर हर देश ये ट्राई करता था, चाहे कोई भी शासन चला रहा हो, हर देश ये ट्राई करता था कि उसके देश के अंदर या उसके साम्राज्य के अंदर हर इंसान के लिए पर्याप्त खाने को चीजें अवेलेबल हो। क्योंकि अभी जस्ट हम सोशल रेवोल्यूशन पढ़ के बैठे हैं, हमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा, वहां हमने क्या देखा कि रशिया में फेमिन पड़ जाता था, है ना, फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा होते थे। तो इसीलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ओवरव्यू के ऊपर अगर हम बात करें, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी मतलब हर इंसान को हर समय पर खाना मिले, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, मतलब पर्याप्त खाना उसको मिल सके, वो वहां पे बन रहा हो और वहां पे पड़ा हुआ हो पर्याप्त खाना उस देश के अंदर या उस जगह के अंदर। और वो इंसान के पास खाना अवेलेबल होना तो अलग चीज है, लेकिन वो उसको एक्सेस भी कर पाए, मतलब भाई उसको मिल भी पाए। खाना है तो सही अवेलेबल, लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं होती कहीं कहीं पर, मतलब कोई उसको पा नहीं सकता, कोई सामने चीज दिख तो रही पर कोई पा नहीं सकता। तीसरा अफोर्डेबिलिटी भी हो, मतलब भाई खाना तो बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत देश में चीजों का माल तो है, खाने का माल तो है, ठीक है, लेकिन उस माल का अवेलेबल होने के साथ साथ आप उस तक रीच मतलब पहुंच पाओ, और वो अफोर्ड आपके पैसे या बजट के अकॉर्डिंग भी हो। समझ रहे हो, लोगों के पास इतना पैसा भी हो कि वो तीनों चीजें खरीद सके, तो ये कहलाती है फूड सिक्योरिटी किसी भी देश की। यानी कि कहीं भी किसी भी देश में आप फूड सिक्योरिटी की बात करोगे, आप कहोगे कि देयर मस्ट बी तीन कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड। क्या? पहली चीज तो अवेलेबिलिटी, वो चीज हो वहां पे बन रही हो, वो वहां पे बन रही हो, वो चीज वहां पर हो। दूसरी चीज बन रही हो, हम उसको ले भी सके, हम वहां तक पहुंच सके, रीच हो हमारी। और तीसरा कि वो रीच होने के साथ हमारी औकात भी हो कि हम उसे खरीद सके, हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी हो कि हम उसको ले सके। मेरे भाइयों समझ में आ रही तीनों बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहता है कौन ज्यादा वल्नरेबल होते हैं फूड इनसिक्योरिटी की तरफ? मेरे भाई वल्नरेबल मतलब ऐसा रास्ता जस्ट 2 मिनट में कोई भी गरीबी की तरफ धकेल दिया जाए, कोई एक हादसा हो जाए किसी के साथ और गरीबी की तरफ धकेल दिया जाए। तो ऐसे कौन लोग हैं जो ज्यादातर, जिनको फूड इनसिक्योर है, मतलब उनके साथ हल्का सा कुछ गलत हो और हो सकता है उनके कोई आपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए और उनको फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पाए। तो कह रहा है गरीब लोग, जो गरीब हाउस होल्ड है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं फूड इनसिक्योरिटी से। कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी से जब होते हैं जब मान लो कभी फूड की प्रोडक्शन ना हो पाए, मतलब चीजें प्रोड्यूस ना हो पाए, या फिर फूड वहां पर मिल नहीं पाए, मतलब एक्सेस ना हो पाए, फूड हर जगह बराबर बट नहीं रहा हो, या कभी कभी नेचुरल डिजास्टर, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, ऐसे सिचुएशनों में ये इंसानों को फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। जब कहीं पे भी आपदा आ जाती है तो हो सकता है वहां पर फूड नहीं पहुंच पाए, तो बहुत लोग भूखमरी के कारण मर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो पुअर पीपल जिनकी कमाई बड़ी कम है, तो भले ही इवन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होना तो वो उनके फूड इनटेक में प्रॉब्लम डाल देती है। मतलब कि आपसे एक सवाल है कि कौन लोग ज्यादातर फूड इनसिक्योर है, जिनको फूड की सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, तो वो है गरीब लोग। क्योंकि अमीर के पास तो पैसा है, वो इन बुरे हालातों में ज्यादा पैसा देकर भी चीजों को पर्याप्त करता है। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब कोरोना वायरस आया, कोविड का टाइम आया, तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी? आपने सुना होगा कि राशन डबल मिल रहा था। उस टाइम पर राशन डबल मिलता था और हर इंसान को मिलता था, जिसके पास राशन कार्ड हो ना भी हो, एक टाइम पे तो सबको राशन मिलता था, हर इंसान को राशन मिलता था, भीड़ रहती थी भर भर के। तो वो ऐसा टाइम क्या था, क्या हो रहा था वहां पे उस टाइम पे, वो क्या सिचुएशन थी? तो देखो, एक सरकार की, ये जो देश का चला रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे आपके घर वाले, आप उनके बच्चे हो, घर वालों की तो जिम्मेदारी है आपको खाना पीना दे। वैसे जो देश चला रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके देश के अंदर वो सबको खाना बराबर मात्रा में पर्याप्त दे सके। तो यहां पर कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जैसे भी थोड़ी फूड की इनसिक्योरिटी हो? जो गरीब लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड, समझ लो। बाकी जो फूड सिक्योरिटी देना होता है, मतलब फूड सिक्योरिटी मतलब कि हर इंसान के लिए खाना बचा रहे,
अवेलेबल हो, हमारे देश में बन रहा हो, हम उस तक पहुंच सके और हमारी उसके रीच के साथ हमारी औकात भी हो उसको खरीदने की, यानी कि अफोर्ड भी कर सके हम उस खाने को। तो इसमें ये सभी चीजें होने के लिए किसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है? पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा, अभी पहले पढ़ता हूं। कहता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया डिपेंड्स ग्रेटली ऑन पीडीएस। मतलब भारत में सबको फूड मिले, वो ज्यादातर चीजें डिपेंड करती हैं पीडीएस पे। पीडीएस के अंदर सरकार जो है ना, फूड ग्रेन जैसे कि चावल और गेहूं आपको सस्ते दाम पे प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप राशन की दुकान देखते हो जहां पर आपको राशन कार्ड दिखा के 2 रुपए या 4 रुपए 1 किलो गेहूं मिल जाता है, ठीक है ना, और आपको चावल भी इससे सस्ते दाम में मिल जाता है, जहां पर आप सस्ते दाम में अपने घर में गेहूं या चावल लेकर आ सकते हो। तो पीडीएस का रोल रहा ना मेरे भाई यहाँ पे। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सरकार के अंडर रहकर ये लोग ये एश्योर करते हैं कि जो जो इंसान गरीब है, जिसको खाने के या जिसके पास हो सकता है राशन की ज्यादा प्रॉब्लम हो, उस इंसान को ये राशन पहुंचाया जा सके। समझ रहे हो? तो पीडीएस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एक ऐसी संस्था मान लो जिसका काम है जो भी गरीब इंसान है, जिस किसी के पास राशन की प्रॉब्लम है, जो कोई भी फॉर एग्जांपल एससी या एसटी कास्ट में आते हैं, जिन किसी भी लोगों को खाने की एक्सेस हो सकता है कि अब वो वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि कुछ हादसा होगा, तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो लोग गरीब है, पर वो वल्नरेबल है, कुछ होगा उनके साथ तो वो जल्दी सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सामने 2 जने हैं, या फॉर एग्जाम्पल सामने 2 बच्चे हैं, एक लड़का और दूसरा भी एक लड़का है। एक लड़का बहुत कमजोर है और एक लड़का बहुत ताकतवर है। तो सामने कोई बॉल आ रही है, कुछ भी आ रही है जो उसे फेस करनी है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बॉल कोई फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तो जो ताकतवर इंसान है वो ज्यादातर झेल पाएगा, लेकिन जो कमजोर इंसान है वो जल्दी नहीं। जैसे थोड़ी भारी बॉल आनी शुरू होगी, यानी कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम कमजोर इंसान को मिलेगी वो जल्दी से उसका शिकार हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या करा, एक पीडीएस सिस्टम बनाया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत सरकार ने ये कहा कि भैया हम चावल और गेहूं और सब्सिडी सस्ते दाम में इनको लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि कभी आपदा वाली सिचुएशन आए तो ये लोग अपना राशन पानी करते रहे और जीवित रह सके और अकाल ना पड़ जाए कि भूखमरी से ही मर जाए। ठीक है ना? समझ रहे हो, है ना? और ये कहां पे मिलता है ये सब राशन? आपको राशन की शॉप्स पे, यानी कि फेयर प्राइस शॉप पे। आप देखो कभी राशन की दुकान के ऊपर फेयर प्राइस शॉप लिखा हुआ होता है। बाकी पीडीएस आपकी मदद करता है गरीब इंसान की, ताकि वो सबको अफोर्डेबल प्राइस में सामान प्रोवाइड कर सके। और इसमें सरकार का क्या रोल है? देखो भैया, सरकार का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने में। क्यों? क्योंकि सरकार को अलर्ट पे रहना पड़ता है और एक्टिव रहना पड़ता है। कभी भी क्रॉप फेलियर हो जाए, या कोई बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, या अपने आप ही कभी प्राइस बढ़ जाए, इन सभी टाइम पर सरकार को एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि सरकार देखेगी भैया कभी भी ये समस्याएं आई हमारे देश में, तो फिर क्या होगा, फिर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी महंगी मिलने लग जाएंगी, और उस टाइम पर जो गरीब है बेचारा वो तो तुरंत ये क्या हुआ, ये आपदा आ गई, एक तरीके से प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो भी वल्नरेबल ग्रुप है, जो जल्दी से परेशानी में आ जाएगा, उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं सुविधाएं देने की पूरी से पूरी कोशिश करती है। गवर्नमेंट के एक्शन क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट तीन चार चीजें बना के रखती है। क्या? एक तो सरकार बफर स्टॉक बना के रखती है, जिसको हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बफर स्टॉक कुछ नहीं है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज आपकी इनकम 10 रुपए है और आप 5 रुपए का खर्चा करते हो, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई? 5 रुपए की सेविंग। तो इसको बचा के रखो अपने बुरे समय के लिए। फॉर एग्जांपल आज सरकार खेती करवा रही है लोगों से, खेती करवा के सामान गोदाम में अपना स्टोर करवा के रखती, ताकि कभी कोई बहुत बुरा समय पड़े, बहुत बुरा अकाल पड़े, तो उन समय में हम इस सामान को बेच सके। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ था, तो भर भर के सामान ने डबल इसलिए तो बांट पाई क्योंकि बहुत सारा पड़ा था। दूसरा मेरे भाई, पीडीएस को बढ़िया तरीके से चलाना, क्योंकि पीडीएस ही तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हर घरों में राशन बांटा जा सकता है। ठीक है? और तीसरा, इमरजेंसी स्टेप लेना जब भी कभी फूड की प्रॉब्लम पड़े। बोलता है जब ये तीनों कंडीशन पूरी होगी तो हमारे देश में फूड की सिक्योरिटी आ पाएगी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा? अब तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। अब समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है। कहता है फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है आपकी जिंदगी का, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, हवा लेते हो ब्रीथिंग के लिए, वैसे अपने जीवन को जीवित रखने के लिए फूड खाना खाते हो। कहता है लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन खाना खा लो, 2 बार खाना खा लो एक दिन में। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता। कहता है उसका मतलब है कि आपके पास इनफ
सेफ और न्यूट्रिशियस फूड हो एक हेल्दी लाइफ के लिए। मतलब फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है मेरे भाइयों कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ऐसा नहीं है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि पर्याप्त अच्छा खासा 2 वक्त की नहीं, कम से कम ये आगे कुछ टाइम के लिए भी बचत आपके पास हो, या ये सेफ भी हो, खाना भी ऐसा नहीं कि बहुत अनहेल्दी हो, समझ रहे हो, न्यूट्रिशियस हो, मतलब आपको वो खा के भाई हेल्थ मिले, ऐसा नहीं कि बकवास खाना मिल रहा है, ठीक है ना, हेल्थ वाइज अच्छा हो आपके हेल्दी जीवन के लिए। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको एक बेसिक लेवल का फूड ना मिले 2 दिन, एक दिन में 2 बार का, ये नहीं है। फूड मिले इनफ, अच्छा, पर्याप्त, साफ सुथरा, सेफ, जो आपके लिए हेल्दी हो, आपके हेल्दी जीवन के लिए, समझ रहे हो। फूड सिक्योरिटी में 3 डायमेंशन पे हम ध्यान देते हैं, जिसपे हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। पहला अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी और तीसरा अफोर्डेबल। अवेलेबिलिटी मतलब भाई क्या हमारे देश में वो बन रहा है, क्या हमारे देश में खाना बन पा रहा है। अवेलेबिलिटी मतलब क्या हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है, सिर्फ देश के अंदर ही, बाहर से भी नहीं, देश के अंदर ही, क्योंकि जब कभी अवेलेबल ही ना हो तो फिर कहां से मंगाना पड़ेगा, बाहर के देशों से मंगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इंपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज इफ नीडेड, तो ये सिचुएशन होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। बाकी बफर स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ होना, वो भी क्या गवर्नमेंट अपने गोदामों में, ग्रेनरीज में स्टोर करके रख रही है। अगर फूड अवेलेबल नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो फूड सिक्योरिटी आ ही नहीं सकती, और आगे की चीज तो आप बात ही नहीं कर सकते ना जब पहली ही चीज ना हो। तो पहले तो फूड अवेलेबल हो, दूसरा एक्सेसिबल हो, मतलब भाई फूड जो है ना वो आपकी फिजिकल रीच तक पहुंच सके। आप कहो कि हम देश में कहें कि भाइयों बहनों बहुत खाना बढ़ रहा है, ये वो ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको हमारे मोहल्ले में तो मिल ही नहीं पा रहा। तो एक्सेसिबिलिटी भी हो, मतलब हर इंसान तक वो खाना पहुंच भी पा रहा हो, आपको मार्केट में दिख पा रहा हो कि हाँ जी बिक रहा है, समझ रहे हो। मार्केट, राशन की दुकानें और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए ही तो सामान हर जगह पहुंच पाएगा। तो फूड अवेलेबल होना चाहिए कंट्री में, लेकिन अगर ये पहुंच ही नहीं पा रहा तो इसका मतलब फूड सिक्योरिटी यहां पर फेल हो गई मेरे भाइयों। तीसरा आता है अफोर्डेबिलिटी, मतलब क्या वो अब जैसे मान लो आप सोच के रखो 50 रुपए का खाना आएगा, बहुत बढ़िया, लेकिन खाना अवेलेबल भी है देश में, आपको दिखाई भी दे रहा है, लेकिन 200 रुपए का है, और आपको भैया ये तो हमारी औकात से 4 गुना बाहर है, हम तो सिर्फ 50 रुपए अफोर्ड कर पा रहे थे, तो 200 रुपए का मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अफोर्डेबल नहीं है। तो भैया खाना जब मिल रहा है ना, इनफ मनी भी हो, उसका सफिशिएंट हो, सेफ हो और न्यूट्रिशन भी दे, ठीक है ना। आप जनरली आप जब राशन की दुकानों में देखते हो, जो भी राशन के गेहूं आते हैं, वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, समझ रहे हो, वो बेकार क्वालिटी होती है, तो खास क्वालिटी नहीं होती जो भी राशन का गेहूं होता है। और ये बात आप समझ भी रहे होगे क्यों, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का काम है बेसिक प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन के मामले में हो सकता है वो बेकार हो। बाकी पुअर पीपल जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते इवन इफ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो वही है, भले मार्केट में हो, मतलब अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, लेकिन अगर अफोर्ड ही ना कर पाए तो क्या फायदा। तो क्या फूड सिक्योरिटी किसी एक चीज से आएगी? नहीं, तीनों। किस किस चीज से? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। बाकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर जब ही होती है जब आपके लिए इनफ फूड हो, आप अफोर्ड भी कर सको और कोई बाधाएं ना हो उस फूड को लेने में, समझ रहे हो मेरे भाइयों। तो अब सवाल आता है कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए भैया फूड सिक्योरिटी। कहता है कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, कौन लोग हैं जिन्हें खाना सिक्योर मतलब सिक्योर नहीं है। देखो जो भी अमीर इंसान है उसके पास पैसा है, वो महंगा पैसा देके भी खा लेगा। तो कौन है फूड इनसिक्योर? तो कहता है जो हमारे समाज में गरीब सेक्शन आता है वो फूड इनसिक्योर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बोलता है भले ही जो लोग पॉवर्टी लाइन, याद है पॉवर्टी लाइन पड़ी थी, पॉवर्टी लाइन के ऊपर कौन लोग आते हैं? जो लोग जितना कमा रहे हो उससे कम उनका खर्चा हो, जितना भी वो कमाते हैं उनसे खर्चा उनका कम हो, यानी कि सेव अच्छा खासा कर पा रहे हो। कह रहा है कभी कभी तो देखो जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी आते हैं ना वो लोग भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। कभी बाढ़ पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, क्या कहते हैं अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, क्रॉप फेलियर हो जाए या भुखमरी फेमिन आ जाए, इन सिचुएशन में ये लोग जो पॉवर्टी लाइन, जो अच्छे खासे गरीब नहीं है, जो ठीक ठाक है, ये भी बेचारे अच्छी खासी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। और ये बहुत बेसिक सी बात है, कोरोना वायरस के टाइम पे छूटते हर इंसान को डर लगने लग गया था कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, समझ रहे हो। बाकी ये क्लैमिटी, ये जो आपने पढ़े ना ये सारी आपदाएं, ये क्लैमिटी कहलाती। कहता है क्लैमिटी कैसे हमारे फूड को अफेक्ट करती है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ड्रॉट पड़ गया, मतलब ड्रॉट मतलब एक तरीके से सूखा पड़ गया, तो देखो क्या होगा, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन गिर जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, बारिश वारिश आई नहीं, फूड कम पड़ने लग जाएगा, फिर जायज बात है आपको वो महंगा मिलेगा फूड। चले आगे मेरे भाइयों, कह रहा है
सूखा पड़ गया, खेती बाड़ी जितनी होनी चाहिए उतनी हुई नहीं, फूड की शॉर्टेज आ गई, ठीक है ना, फूड का फिर दाम बढ़ जाएगा, फिर जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, भूखमरी आ जाएगी, स्टारवेशन, खाना मिलेगा नहीं पर्याप्त, और लंबे समय तक ये चीज चलती रहेगी तो भूखे भूखे रह रह के फिर फेमिन आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा भूखमरी का, लोग भूखमरी से मरने लग जाएंगे। सवाल आता है यहाँ पे, कहता है फेमिन क्या है जी? फेमिन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे बहुत ही बड़े लेवल पे स्टारवेशन हो, स्टारवेशन मतलब भूखे हो बहुत लंबे समय तक लोग, ठीक है ना, तो फिर भारी मात्रा में लोगों की मौतें हो जाती हैं, ठीक है ना। डेथ कैसे हो जाएगी? खाना नहीं मिल पाया था, कोई एपिडेमिक्स पड़ गया था, जैसे पेंडेमिक पड़ा था कोविड, और ऐसी एपिडेमिक छोटे लेवल पे बुरी हालत हो जाए एक ही जगह पे, ठीक है ना, या फिर गंदा पानी या सड़ा हुआ खाना लोग जब खाएं, उनकी बॉडी कमजोर पड़ जाए भूखमरी से रह के, तो फिर फेमिन आ जाता है। फेमिन समझ रहे हो? फेमिन, ठीक है ना। बंगाल में आया था बेटा इंडिया में सबसे बड़ा फेमिन 1943 के टाइम पे, ध्यान रखें, सबसे बड़ा फेमिन इंडिया के अंदर बंगाल में 1943 में आया था। 30 लाख लोग मर गए थे सिर्फ भूखमरी से, सिर्फ भूखमरी से लोग 30 लाख लोग मरे थे, ठीक है ना। और जब हमारा देश आजाद हुआ तब से अब तक कोई इतना बड़ा भूखमरी वाला सिचुएशन नहीं हुआ, समझ रहे हो मेरे भाई। आज के टाइम पे कहता है फेमिन जैसी कंडीशन कुछ कुछ एरिया में होती है, छोटी छोटी जगहों पे होती है, जैसे कभी, और वो भी कैसे हो जाती है, जैसे कोई प्राकृतिक हमला हो गया, मतलब बाढ़ आ गई, केरला वेरला में हो जाता था ना एक बार वो, तो इससे फूड की इनसिक्योरिटी हो जाती है। एग्जाम्पल है कोविड पेंडेमिक की बात करें तो देखो क्या हुआ था इसमें, जो मूवमेंट थी लोगों की वो अब इधर उधर हो नहीं सकती थी, इससे जितने भी पैसा कमाने का काम धंधा था सब बंद हो गया था, लोग अपनी इनकम खो चुके थे, और फूड सिक्योरिटी में बहुत प्रभाव पड़ा था। फिर सरकार का स्टेप आता है इसमें कि सरकार के पास क्या पड़ा हुआ है खाना, मान लो सरकार के पास अगर एक्स्ट्रा खाना पड़ा ही नहीं होता तो आ जाता फिर हमारे देश में फेमिन। लेकिन और पहले के टाइम पे यही होता था, पहले के टाइम पे राजाओं महाराजाओं या कोई ब्रिटिश रूल कर रहे तब यही तो सिचुएशन होती। चले मेरे भाइयों आगे चले। आओ भैया, जो फूड सिक्योरिटी है वो जरूरी क्यों है? तो देखो हमें पता है कि फूड जो है ना वो हर समय होना चाहिए, ताकि जैसे फूड ना हर समय ज्यादा होना चाहिए, ताकि जब भी कभी प्राकृतिक डिजास्टर आ जाए या इकोनॉमिक तौर पर कभी देश में बहुत ज्यादा पैसा वैसा कमाई वाई बहुत ज्यादा कम हो जाए, या पेंडेमिक जैसी सिचुएशन पड़ जाए, जैसे कोरोना वायरस ऐसी सिचुएशन, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फूड हमारे पास अगर एक्स्ट्रा है तो फूड सबको अवेलेबल दे पाएंगे, हमारे देश पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। बाकी चेंजिंग मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, मतलब कहता है धीरे धीरे जो फूड सिक्योरिटी का मतलब है उसमें क्या बदलाव आया। कहता है फूड सिक्योरिटी जो 1970 उसमें क्या होता था, कहता है 1970 में फूड सिक्योरिटी को बहुत लिमिटेड तरीके से समझा जाता था। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, 1975 में उनके अकॉर्डिंग फूड सिक्योरिटी मतलब पर्याप्त खाना, अवेलेबिलिटी हो, पर्याप्त सप्लाई हो बेसिक फूड स्टफ्स की एट ऑल टाइम, मतलब हर समय आप खाने को अवेलेबल, मतलब आपके बाजारों में हो, लेकिन अफोर्डेबल वाला वर्ड यूज नहीं करा। आप देखो कि अच्छा खासा सप्लाई हो और अवेलेबिलिटी हो, तो ये डेफिनेशन ज्यादातर अवेलेबल पे फोकस करती थी, ये नहीं फोकस करती थी कि क्या सही में वो लोग उसे खरीद भी पाएंगे या नहीं, औकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। भाई फूड तो अवेलेबल है मार्केट में, खरीदने के बोले भैया दे दीजिए जरा एक रोटी, तो बोले लाओ 2000 रुपए एक रोटी पे, तो आप बोलोगे ये क्या भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हो, समझ रही है। बाकी अमर्त्य सेन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, नाम याद रखना, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया था फूड सिक्योरिटी को लेकर। इन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब वो सबके लिए बराबर पर्याप्त मात्रा में देशों में पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स, मतलब अमर्त्य सेन ने कहा था कि जो खाने का एक्सेस है ना वो डिपेंड करता है एंटाइटलमेंट्स में, मतलब कि वट अ पर्सन कैन प्रोड्यूस, मतलब फार्मर क्या ग्रो कर पा रहा है, वट अ पर्सन कैन बाय और एक्सचेंज इन द मार्केट, मतलब वो जो भी खेती बाड़ी कर रहा है या फिर जो भी इंसान मार्केट में इनकम अपनी इस्तेमाल कर रहा है उससे वो क्या खरीद सकता है या क्या एक्सचेंज कर सकता है, और गवर्नमेंट उसको क्या सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है, जैसे राशन की शॉप, पीडीएस, फ्री मील्स, ये सब। तो ये धीरे धीरे ने जो अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जो यूएन की परिभाषा थी, यूएन की परिभाषा क्या थी मेरे भाई, यूएन की परिभाषा थी कि फूड अवेलेबल हो एक देश में, हर समय फूड अवेलेबल हो, वो फूड सिक्योरिटी। उन्होंने कहा सिर्फ इतना नहीं होता, फूड सिक्योरिटी के साथ एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी भी चीजें हो।
तो भले ही फूड अवेलेबल है लेकिन एक पर्सन फिर भी भूखमरी से मर सकता है, ये सारी चीजें अगर उसके पास ना हो तो इसीलिए धीरे धीरे हमने फूड सिक्योरिटी का मतलब धीरे धीरे समझने का चेंज करा। जो हम आज समझ रहे हैं वो चेंज बदला हुआ मीनिंग है, ठीक है ना। तो अमर्त्य सेन का जो आइडिया था फूड सिक्योरिटी का, वो अब एक फूड शॉर्टेज को नहीं देखा जा रहा था, उसका मतलब ये भी देखा जा रहा था कि वो एक्सेस भी हो, अफोर्ड भी हो, और उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल हो। क्योंकि अगर देश में खाना अवेलेबल, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, आपके देश में खाना अवेलेबल हो लेकिन प्राइवेट कंपनी करा रही हो, तो आपको पता है प्राइवेट कंपनी, फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इसलिए हमारी जो फूड सिक्योरिटी की सोच थी ना, वो बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया, और वो किसकी मदद से आया? इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। आओ मेरे भाइयों, चलो आगे चलते हैं। तो समिट समझते हो? समिट एक जनरली क्या होता है, कुछ देशों के बीच में आपस में बैठ के मीटिंग्स होती हैं। तो वर्ल्ड फूड समिट बनाया गया 1995 में। तो इसमें एक डेफिनेशन दी गई फूड सिक्योरिटी की। इन्होंने क्या कहा, कहता भैया अकॉर्डिंग टू ये जो FAO है, वर्ल्ड फूड समिट, इन्होंने कहा ऑल पीपल, मतलब फूड सिक्योरिटी जब एग्जिस्ट होगी, फूड सिक्योरिटी का मतलब इन्होंने क्या बोला, मतलब देखो लड़े ही जा रहे हैं ये, फूड भाषा पे लड़ रहे हैं, यूं नहीं कि सिक्योरिटी पे ध्यान थे, भाषा पे लड़ रहे हैं। आओ देखो, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करेगी जब जब ऑल पीपल, सारे लोग हर समय पर फिजिकल और इकोनॉमिकल एक्सेस कर पाए सफिशिएंट और सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को, मतलब फिजिकली सामने दिखाई दे रहा हो और इकोनॉमिक पैसे तौर पर आप उसको एक्सेस कर पाओ, और वो पर्याप्त मात्रा में भी हो जितना आप चाहते हो, सेफ भी हो, साफ सुथरा खाना हो, और उसमें न्यूट्रिशन भी हो। आपकी जो डाइटरी नीड्स है या फूड की प्रेफरेंस है, खाने की हर किसी की, इंसान की अपनी अपनी अलग अलग प्रेफरेंस होती है ना, वो और जो जरूरत है पेट के हिसाब से वो भी पूरी हो, ताकि आप एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सको। तो ये FAO समिट के तहत परिभाषा दी गई है। आपको जनरली 3 परिभाषाएं याद करनी है। एक UN ने क्या परिभाषा दी थी, फिर एक अमर्त्य सेन की जो मेन डेफिनेशन है जो अपन फर्स्ट वाली पढ़ी थी, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल, फिर तीसरी UN की, ये प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ड वाइज याद कर लेना कि ऑल पीपल्स एट ऑल टाइम हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिकल एक्सेस। फिजिकल मतलब सामने दिखाई दे रहा है फिजिकली, और इकोनॉमिकल मतलब पैसों से भी, और वो आपका सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो, सेफ भी हो, और न्यूट्रिशन भी हो उस खाने के अंदर, और उससे आपकी डाइटरी नीड दिखने में हो, मतलब वो पेट पूजा भी आपका जो अच्छा खासा कैलोरीज जो होता है ना वो पूरा कर सके, ठीक है ना। और फूड की आपको अलग अलग प्रेफरेंस जो चाहिए वो भी अवेलेबल हो आपके लिए, और ताकि आप एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ ले सको। तो क्या इंडिया में ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस अवेलेबल हो पाती हैं? आप कहोगे हाँ लगभग ये सारी कंडीशन तो मिलती हैं आपको, है ना। ये डेफिनेशन एक अकेले इंसान के लिए, एक घर के लिए है, एक इलाकों के लिए, एक देश के लिए, और पूरे वर्ल्ड के लिए है, समझ रहे हो। तो ये किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी गरीबी को फूड सिक्योरिटी से लिंक करते हैं कैसे, भाई गरीबी अगर है तो इसका मतलब फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है ना। बोलता है जो वर्ल्ड फूड समिट था उसने क्लियरली कहा था कि गरीबी जो है ना वो इरेडिकेट करती है एसेंशियल टू इंप्रूव एक्सेस टू फूड। मतलब भैया देखो, इसका मतलब एज लॉन्ग एज लोग गरीब हैं जब तक, तो वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अगर फूड अवेलेबल भी है तो एंडिंग पॉवर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए। मतलब उन्होंने कहा भैया देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक इंसान पुअर है तब तक तो फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी उसे, फूड उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और अगर मान लो उसको फूड मिल भी रहा है तो फिर उसकी गरीबी दूर करो। तो कैसे लिंक करा, ये एक लिंक का है, ये बस ये याद रख लेना, ठीक है ना। मतलब गरीबी को दूर करो अगर आप फूड सिक्योरिटी चाहते हो तो। पॉवर्टी का इरेडिकेशन बहुत जरूरी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना दे सको, ठीक है मेरे भाइयों। चले आगे, बाकी एक आध डेटा है पढ़ते हैं। ईयर 1938 प्रोडक्शन आपको दिखा रहे हैं किसकी, कि कितने लाख टन में हो रही है, और टोटल अवेलेबिलिटी इतनी है। 1943 तक आते आते थोड़ी थोड़ी एक एक साल में अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है ना। मतलब हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। ये प्रोडक्शन ऑफ राइस है बंगाल की प्रोविंसेस में, ठीक है ना। हम लोग राइस की प्रोडक्शन की बात करें, कितने लाख टन हम खाना बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो 79 हम बना रहे हैं, बाहर से हम 4 ले रहे हैं, टोटल 83। और 1943 में भी 76 हम बना रहे हैं,
ठीक है, जिसमें से 3 लाख टन हम बाहर से ले रहे हैं 79, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखो जो हमारी प्रोडक्शन है चावल की वो कम होती गई है। देखो ना, आप देखो ना, बाहर से ला रहे हैं, देखो 85 79, फिर थोड़ी बढ़ गई, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर अगली बार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, वाह, फिर अगली बार फिर कम हो गई। तो कम ज्यादा चीजें चल रही है। आओ रामू रामू काका नहीं, सिर्फ रामू की कहानी पढ़ेंगे। रामू एक कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबर है रायपुर गांव में, ठीक है ना। कहते हैं इनका वर्क ज्यादातर खेती बाड़ी पे और सीजनल है नेचर में, एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, और सीजनल मतलब मौसम अनुसार काम करते हैं, जब जब मौसम है तब तक काम मिल रहा है इनको। फैमिली बैकग्राउंड क्या भैया, अरे भाई साहब 5 बच्चे करके बैठ गए, 3 लड़के हैं 2 लड़कियां, ठीक है ना। और इनका जो सबसे बड़ा लड़का है वो सोमू 10 साल का है, ठीक है ना। और जो बाकी बच्चे हैं बहुत जवान है, काम नहीं कर सकते अभी। सोमू क्या काम करता है, सोमू एक पाली कैटल का केयर टेकर है, जानवरों की देखरेख करता है, वो भी 10 साल का लड़का काम कर रहा है। वो गांव के सरपंच के लिए पूरे साल काम करता है और उसको साल में 1000 रुपए देता है, जो कि बहुत ही कम है। रामू की वाइफ का क्या रोल है, सुनहरी, सुनहरी होगा ये, सुनहरी, ठीक है ना। पार्ट टाइम वर्क करती है। देखो अब देखो पॉइंट है ना, आबादी से गरीबी ले आते हैं बेचारे, चलो खैर। कहता है सुनहरी पार्ट टाइम वर्क करती है, मतलब कैटल का जो भी शेड्स होता है जगह वो सब साफ करती है, काउ डंग को मैनेज करती है। इन रिटर्न उसको उसके बदले पैसा नहीं मिल रहा, आधे लीटर दूध मिल जाता है और कुछ पका पकाया खाना या सब्जियां मिल जाती हैं। और जब बिजी सीजन रहता है एग्रीकल्चर का तो वो अपने खेतों में काम करने आ जाती है, मतलब उसके पति होती के आसपास कहीं काम वाम कर लेती होगी, और इससे फैमिली की इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर जो होता है ना, अब देखो ये कहानी बता दी ऊपर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समझते हो, मौसम के अनुसार, मतलब सीजनल मतलब जब जब सीजन है तब तक काम है, जब सीजन नहीं है तब काम नहीं। तो एग्रीकल्चर आपको कोई पूरे साल तो काम देता नहीं है। रामू जो था वो जब सोविंग का काम होता था, बीज बोना होता था, ट्रांसप्लांट करता था या कटाई करनी होती थी, तभी काम करता था। कहता था वो 4 महीने तो पूरे साल में अनएम्प्लॉयड बैठता था, 8 महीने लगभग काम होता था। कुछ और वर्क के लिए अटेम्प्ट अगर हम बात करें, बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के दौरान रामू दूसरा काम ढूंढता था। कभी कभी उसे जो है ईंट उठाने का या कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता था। इन सभी एफर्ट्स के साथ उसकी इनकम अनसर्टेन है, कभी पैसा मिल गया तो कभी नहीं मिला, इर्रेगुलर है। फूड सिचुएशन कैसी है फैमिली की, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। बोलता है जब रामू को काम मिलता था तो भैया 2 वक्त का एक तरीके से खाना मिल पा रहा है, अगर नहीं है तो भैया बहुत ज्यादा फूड प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी कभी तो बच्चे भूखे पेट सो जाते थे। इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक गरीबी वाला उठा दो तो कितना बढ़िया मजा ना आ जाए, है ना। तो आपको फील भी होगा, आप में से कोई एक आध इमोशनल हो जाए, भैया बहुत दुख दर्द वाली बात चल रही है। मिल्क और सब्जी जो है ना वो रेगुलर नहीं है, मतलब दूध कभी कभार मिल गया कभी कभार नहीं मिला, सब्जी है ना। तो भैया रामू फूड इनसिक्योर क्या है, भैया 4 महीने तो काम ही नहीं है ना, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, मौसम अनुसार काम कर रहा है, इनकम बहुत कम है, बड़ी फैमिली है, और फिर कोई एश्योर्ड इनकम भी नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। जब बेरोजगार है तब भी वही है कि काम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कुछ जयराम जी की। ये दिखाता है कि फूड इनसिक्योरिटी जो है ना वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट से डिसाइड होती है, मतलब आपके पास कितना खाना है कितना नहीं है, ये जनरली एक अकेले इंसान पे तो उसकी कमाई और उसकी रोजगार के ऊपर है। जितना अच्छा कमा रहा है, जितना अच्छा रोजगार मिल रहा है उसको, तब तक तो वो बढ़िया खाना ले सकता है। लेकिन अगर मान लो ये नहीं हुआ तो फूड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो भैया रामू की कहानी हमें क्या सिखाती है, रामू की कहानी हमें सिखाती है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल वर्क, ये 3 चीजों के बारे में हमें बताती है कि भैया उसको फूड क्यों नहीं मिल पा रहा है, गरीबी की वजह से, और फिर बेरोजगारी है, और फिर सीजनल वर्क है। अब इस केस में देखो ना, क्या खाना अवेलेबल है, क्या मिले अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं। तो ये हाईलाइट करता है कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, काम धंधा दे इन्हें, और गवर्नमेंट को ऐसे सिचुएशन में पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम टू टाइम राशन देते रहे ताकि इनका काम तो चलता रहे। फिर अहमद जी पे आ जाते हैं। अहमद एक रिक्शा खींचते हैं बेंगलोर के अंदर, और वो झुमरी तलैया से माइग्रेट हुए हैं, ठीक है ना। झुमरी तलैया है बिहार में, है क्या कोई जगह झुमरी तलैया। रामू वाला हिसाब किताब है, 3 भाई 2 बहन और बूढ़े माँ बाप। ये झुग्गी स्लम एरिया में रहता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, अब देखो रिक्शा चला रहा बेचारा अहमद की फैमिली पूरी उसकी ही इनकम पे डिपेंड करती है, उसकी जॉब भी अनसिक्योर्ड है, क्यों, तो कभी काम मिला नहीं मिला, डेली वेज पे काम करता है, उसकी अर्निंग हर जो दिन है चेंज जाती है, कभी कभी उसको थोड़ा बहुत ही मिल पाता है, थोड़ा बहुत बचा पाता है, कभी कभी उसको बहुत बुरा बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पाती। ये दिखाता है कि इसकी भी इनकम इनसिक्योरिटी है, मतलब इसकी फूड इनसिक्योरिटी नहीं, इनकम इनसिक्योर है, और जब इनकम इनसिक्योर है तो फूड तो अपने आप इनसिक्योर होगा।
पीडीएस का क्या रोल पड़ता है? तो देखो, अहमद के पास एक येलो राशन कार्ड है। मैंने आपको, अच्छा आपको भी बताया था, मैं समझाता हूँ। देखो क्या कहते हैं, जनरली होता क्या है कि ये पोवर्टी लाइन है। इस पोवर्टी लाइन से जो ऊपर होता है और जो नीचे होता है ना, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग राशन कार्ड होता है ना। तो जैसे आप देखो, ये येलो राशन कार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना, और ये कार्ड उनके लिए जो बीपीएल में आते हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बिलो पोवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके लिए येलो कार्ड होता है। और उसके लिए उसे गेहूं भी मिलता है, चावल भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, और केरोसिन मिट्टी का तेल मिलता है। केरोसिन और मिट्टी का तेल होता है, हाँ। फायदे क्या है भाई पीडीएस के? भाई पीडीएस के फायदे ये हैं कि जो वो मिल रहा है ना, उस सबको, पहली बात तो सब मिल रहा है और बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, हाफ मार्केट प्राइस है। और जब वो राशन खरीदता है तो एक फिक्स डे पे मिलता है। तो वो बीपीएल फैमिलीज के लिए, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन सबके लिए मिलता है। भाई खरीद लो जाके राशन। बाकी पीडीएस ने कैसे मदद करी अहमद की? तो देखो, अहमद की मदद ऐसे हो गई कि उसे रोज बेसिक जरूरतों का खाना मिल रहा है, और पीडीएस से वो अपना सर्वाइवल, मतलब पीडीएस की मदद से अपना जिंदगी जीवन जी पा रहा है, अपनी बड़ी फैमिली को खाना पीना खिला पा रहा है। जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से इतना खाना पीना मिलता है, और उसकी जो अनसर्टेन इनकम है ना, उससे भी उनको थोड़ा बहुत भला हो पा रहा है। रामू की तरह नहीं, अहमद जो है ना, वो थोड़ा सा कम फूड इनसिक्योर है, क्योंकि सरकार उसे सपोर्ट कर रही है मेरे भाई। रामू तो देखो बहुत ही बुरे हालात में है, लेकिन अहमद को भी कहा गया है कि अभी भी ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब समझोगे तो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान रखो। वल्नरेबल मतलब कोई हादसा हुआ और जल्दी से गरीबी में आ गया, तो भले उसको सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन भाई उसके पास कोई बहुत बढ़िया बैकअप नहीं है, तो वो अभी भी वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब कि भैया कुछ हादसा हो जाए और बेचारा बहुत ज्यादा गरीबी पे घुस जाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ अकेला बंदा कमा रहा है, जॉब भी परमानेंट नहीं है और इनकम भी इरेगुलर है। लेकिन पीडीएफ एक तरीके से उसको सेफ्टी दे रही है। तो भैया अहमद की नौकरी हमें, सॉरी, अहमद की स्टोरी हमें क्या सिखा रही है? तो अहमद की स्टोरी हमें सिखा रही है कि शहर में जो गरीब होते हैं उनके पास भी फूड इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए पड़े होते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं, और इनकम भी कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी पीडीएस जैसी चीजों की वजह से उन्हें थोड़ा एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी मिल जाता है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। टॉपिक पे चलते हैं। द टॉपिक इज हु आर फूड इनसिक्योर पीपल। कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योर है? मतलब क्या है भाई? फूड इनसिक्योर पीपल वो लोग होंगे ना जिनको सेफ या सफिशिएंट जितना खाना मिलना चाहिए, या साफ सुथरा, या जिसमें न्यूट्रिशन भी हो, वो वाला। और उन लोगों को ये खाना ना मिले, मतलब फूड इनसिक्योर पीपल, जिन लोग को सफिशिएंट, पर्याप्त, सेफ और न्यूट्रिशन वाला खाना ना मिले, वो लोग इनसिक्योर पीपल है, फूड इनसिक्योर। रेगुलर क्या कहते हैं, रेगुलरली बेसिस ऑफ पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल डिसएडवांटेज और नेचुरल कैलेमिटी। इसके आगे बोलता है न्यूट्रिशियस फूड और रेगुलरली नहीं मिले। मतलब फूड इनसिक्योर, दोबारा समझते हैं, ध्यान से सुनना। फूड इनसिक्योर पीपल वो लोग हैं जिनको सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिले रेगुलरली, गरीबी की वजह से या बेरोजगारी की वजह से, या समाज में जो सोशल इक्वालिटी होती है ना, जैसे समाज में हर इंसान को बराबर माना जाए, उसमें उनको डिसएडवांटेज मिले, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल क्लैमिटी आ जाए। इन सभी वजहों से उस इंसान को इन सुविधाओं का फायदा ना मिले, या फिर उसको क्या कहते हैं, गरीबी महसूस करनी पड़े, फूड इनसिक्योर हो। बाकी गांव में कौन ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं होती, या तो बहुत छोटी जमीन या फिर ना के बराबर जमीन। ट्रेडिशनल आर्टिजन, जैसे पोर्टर्स हो गए, वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, जो जनरली छोटा मोटा कलाकारी वाला काम करते हैं, कुम्हार है ना, मटके वटके बनाने वाले, सब लोग। प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विस, ऐसे लोग जो इन ट्रेडिशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये सर्विस देते हैं, ठीक है ना। या फिर पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जो छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं, खुद से अपने आप को काम देकर, समझ रहे हो, रोजगार चलाते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादातर फूड इनसिक्योर हैं, क्योंकि छोटा मोटा आपदा आएगी, इनको फर्क पड़ जाएगा। और अगला डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर, मतलब भिखारी, ये सब लोग, इनको ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इन लोग की इनकम बहुत ज्यादा कम होती है और रोजाना भी नहीं होती है, तो इसीलिए ये अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा खासा फूड। बाकी फूड इनसिक्योर ग्रुप्स इन शहरों में कौन लोग हैं जिनको फूड की इनसिक्योरिटी हो सकती है, फूड ना मिले? तो शहरों में फैमिली जिनका मेंबर, जैसे मतलब मान लो कॉमनली कहता है फूड इनसिक्योरिटी जो है कॉमन है ज्यादातर परिवारों में जिनके जो मेंबर्स हैं वो इल पेड जॉब्स काम करते हो, या कैजुअल लेबर, मतलब जैसे मान लो ऐसी नौकरी पे काम करे जहां बीमार पड़े और फिर आपको उसका पैसा काट दिया जाए,
ठीक है ना, या फिर कैजुअल लेबर मार्केट, जो लेबर मार्केट होते जैसे रिक्शा खींचने वाले, कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले या रेडी ये सब लगाने वाले लोग, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं गलियों गलियों में जाके सामान नहीं दिया करते वैसे लोग, समझ रहे हो। इनकी इनकम ना अनसर्टेन है, मान लो इनकी इनकम फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम। अच्छा ये चीज भी बेटा अच्छे लेवल पे कोई अर्न कर रहा हो तो उसको मत इंक्लूड कर लेना, समझ रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मली रोड साइड भी लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स ही होते हैं, बट उनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा अपने आप को कमा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये अनस्टेबल होते हैं, अनसर्टेन होती है इनकी इनकम और अनस्टेबल होती है। तो जो फूड है ना इन लोगों के लिए गारंटीड नहीं है। बाकी समाज में कुछ सामाजिक फैक्टर भी ऐसे हैं, सोशल फैक्टर्स भी ऐसे हैं जहां लोगों को सामाजिक तौर पर नीचा दिखाया जाता है, तो उनको भी फूड इनसिक्योरिटी होती है। कहता है फूड इनसिक्योरिटी सोशल कंपोजिशन से भी है, मतलब जैसे एससी लोग हो गए, एसटी लोग हो गए या ओबीसी, ये ज्यादातर वल्नरेबल है, थोड़ा बहुत ऑलरेडी गरीब होते हैं, ये सामाजिक तौर पर कभी इनको बराबरी करने का मौका दिया नहीं, तो इनके पास संसाधनों का जो एक्सेस है वो ज्यादा होता नहीं है, पैसा भी नहीं होता, समय समय से गरीब रहते आए हैं, तो कल को कभी कुछ भी कोई आपदा आ जाए तो ये जल्दी से गरीब इनको ज्यादातर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कारण क्या है कि इनके पास ज्यादा ओनरशिप नहीं है, छोटी जमीन है इनके पास, या इनकी प्रोडक्टिविटी अगर गांव में काम कर रहे हैं तो ज्यादा पैदावार नहीं करते, इनके साथ सामाजिक तौर पर भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच वाला चीज चलता है। इस अच्छा और फूड इनसिक्योरिटी पे क्या प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है? हाँ, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, साइक्लोन्स आ जाए, इससे भी फर्क पड़ सकता है। क्यों? इससे आप घर खो जाते हो, अपना लाइवलीहुड जीने का तरीका खो जाते हो। फिर इससे क्या होता है, जबरदस्ती आपको एक जगह से दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। बाकी वुमेन एंड चिल्ड्रन जो ज्यादातर हाईली फूड इनसिक्योर है, कौन? औरतें और बच्चे। क्यों? माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा हाई है वुमेन के अंदर, देखने वाली बात होती है, पर औरत को ज्यादातर माल न्यूट्रिशन मतलब कमजोर, ज्यादा खाना पीना, अच्छा पोषक तत्व नहीं मिल रहे होते हैं। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये जो बच्चा पैदा नहीं हुआ जो उनके पेट में है उस पर प्रभाव दे सकता है, ठीक है ना। जो प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स होती है उनसे, या फिर जो ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको ढंग का खाना पीना नहीं मिलता, तो उनकी जिंदगी ज्यादा फूड इनसिक्योर रहती है। ये ग्रुप में ज्यादातर लार्ज और वल्नरेबल सेक्शन आता है, मतलब कुछ भी प्रभाव पड़ा और इनकी जिंदगी पे एक एक्सट्रीम रीजन प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे इलाके जहां पे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी, तो हम पढ़ रहे हैं कि किन किन जगहों पे या कौन से ऐसे ग्रुप्स है जो ज्यादा इनसिक्योर हैं। हमने पढ़ा गांव में जिनके पास जमीन कम हो ऐसे लोग हों, जो छोटा मोटा कलाकारी वाला काम करते हो। शहरों में हम बात करें रिक्शा खींचने वाले, जिनकी स्ट्रीट वेंडर्स शॉप्स हैं, ये सब लोग, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कि औरतें या बच्चे ज्यादातर प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है ना। औरतें बच्चों के साथ हमने पढ़ा जात पात वाला प्रभाव पड़ जाता है फूड इनसिक्योरिटी का। और हम पढ़ रहे हैं अब कि इलाकों से भी ज्यादातर क्या होता है ना कि फर्क पड़ता है। इलाकों से कैसे? फूड इनसिक्योरिटी जो है ना वो इवनली स्प्रेड नहीं है, मतलब देखो हर जगह बराबर संसाधन नहीं मिल पाता हर इलाकों में। किसी इलाकों में अच्छा खासा संसाधन की प्राप्ति है और कहीं पर ज्यादा प्राप्ति नहीं है, तो इलाकों से फर्क पड़ता है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट होते हैं, ठीक है ना, मतलब इकोनॉमिक नजर से देखें तो ज्यादा पैसा नहीं होता उनमें, या फिर ट्राइबल इलाके, आदिवासी वाले इलाके, या रिमोट रीजन्स जहां पर थोड़ा हमला ये सब चीजें ज्यादा रहती है, तो जो थोड़े से सेफ जोन, रेड जोन के अंदर आ जाते हैं, रिमोट एरियाज आ जाते हैं, जो ज्यादातर छत्तीसगढ़ में मिलेंगे आपको। इन इलाकों में ज्यादातर क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी रहती है। या फिर कोई ऐसा इलाका जहां डिजास्टर कभी भी हो जाता है, बाढ़ सब आ जाती है। और इसमें सबसे ज्यादातर स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां हाई फूड इनसिक्योरिटीज है? उत्तर प्रदेश सबसे पहले आता है, ईस्ट वाला और साउथर्न पार्ट, साउथ ईस्ट, मतलब अगर आप पूरा ये उत्तर प्रदेश इस तरीके से देख रहे हो तो ये वाला अपना वेस्ट होता है और ये वाला हिस्सा थोड़ा ईस्टर्न आ जाता है, और साउथ ईस्ट पार्ट मतलब ये अपना साउथ ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है ना। बिहार आ जाता है बेटा, झारखंड आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, और कुछ कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से और कुछ कुछ महाराष्ट्र के हिस्से, ठीक है ना। बाकी हंगर, भूखमरी भी एक और एस्पेक्ट है फूड इनसिक्योरिटी। मतलब हंगर, देखो कहने वाली बात है कि खाना मिल रहा है तो इसका मतलब फूड तो सही मिल रहा है, ये भी सही बात नहीं है। कुछ कुछ घर में ऐसे बच्चे भी पल रहे होते हैं जहां पर घरों में गरीबी होती है और वो अपने बच्चों को ठीक से खाना पीना नहीं खिला पा रहे होते, कम कम में गुजारा चल रहा होता है, तो वहां पर हंगर एक ऐसा एस्पेक्ट बन जाता है जो फूड इनसिक्योरिटी दिखाता है। हंगर मतलब, हंगर इज जस्ट नॉट अ रिजल्ट ऑफ गरीबी, हंगर कोई गरीबी नहीं है, ये भी एक गरीबी बनाता है बाय वीकनिंग पीपल एंड रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू वर्क। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा भूखे रहोगे, ज्यादा आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, तो जल्दी आप बीमार पड़ सकते हो, या आप ज्यादा से ज्यादा काम नहीं कर सकते, कम एनर्जी मिलेगी,
तो आप फिर अपने आप ही गरीबी में आने लग जाओगे। क्यों? एनर्जी ज्यादा नहीं है या काम धंधा ज्यादा नहीं कर पाते, जल्दी बीमार पड़ जाते हो, तो पैसा ज्यादा नहीं कमा पाओगे, तो गरीबी तो आएगी ना, बेसिक सी तो बात है। तो ये हंगर भी एक तरीके से फूड इनसिक्योरिटी लाता है, क्योंकि जब काम नहीं होगा तो फिर गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो अपने आप ही फिर आप समझ रहे हो। तो फूड इनसिक्योरिटी कोशिश करती है, फूड सिक्योरिटी मतलब जब हम हमारे देश में कोशिश करते हैं कि सबको फूड की सिक्योरिटी मिले, तो हम ये नहीं देखते तीन एस्पेक्ट में कि अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आज के टाइम पे लोगों के अंदर जो हंगर है ना, जो भूख पैदा होती जा रही है खाने पीने की, जो उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, वो कम हो, या जो फ्यूचर में हंगर का रिस्क हो सकता है वो भी कम से कम किया जाए। अच्छा, हंगर किस तरीके के होता है? कहता है हंगर दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना, एक मेरे ख्याल से क्रॉनिक, हाँ दो ही है ना, हाँ। तो एक होता है जैसे मान लो क्रॉनिक हंगर, ये जनरली क्या होता है, लंबे समय तक आपको पर्याप्त डाइट नहीं मिलती या पुअर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड मिलता है, तो आप अपने आप ही क्रॉनिक हंगर में आ जाते हो। मैं समझाना चाहता हूँ इसको, जैसे मान लो एक फैमिली में क्या होता है ना, आप देखा होगा फैमिली में थोड़े जो लोग कमजोर कमजोर होते हैं बहुत ज्यादा, तो उसका एक रीजन ये होता है कि ना, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक्टिव दिखाई देंगे, बट उनके ना खाना नहीं लग रहा होता है या कमजोर रह जाते हैं। उसका एक रीजन ये है कि ना, या तो फैमिली में कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, या फिर वो लोग ना अपने आप को टाइम टू टाइम ना डाइट नहीं दे पा रहे होते, और फिर एक टाइम बाद आपको आपके शरीर को उतनी ही डाइट की आदत लग जाती है, आपका सिस्टम उतना ही डेवलप हो पाता है, ज्यादा नहीं बड़ा हो पाता, जिससे क्या होता है कि लंबे समय में जब आपको कोई देखता है कि हाँ ये आप पतले रह गए या कुछ है या कुछ नहीं है, तो आप जितना मर्जी खा लो आपके शरीर को वो लगने नहीं वाला, या आप जितनी भी कोशिश कर लो आपका शरीर आप वैसे का वैसे ही रहेगा, कभी पनपेगा नहीं। यानी कि जो भी लोग, अगर आप पतले हो ना, तो आप इस चीज को नोटिस करो। मैं यूं नहीं कह रहा कि आप पतले हो तो मतलब आप गरीब हो, हम आदत बना लेते हैं कम खाने की बचपन में ये आदतें तो होती हैं, घर वाले कहते हैं खाओ खाओ और हम नहीं खाते, अब दूर भागते हैं, नहीं ये नहीं खा रहे हो। बचपन में तो मार पीट के माँ बाप जबरदस्ती खिला देते थे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें खाना नहीं पसंद, और माँ बाप जबरदस्ती खिलाएंगे तो खाना पड़ जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, हम अपनी हुकूमत चलाते हैं ये वो, और हम चीजें से खानों को तरीके से खाते नहीं है, और हमारा जो सिस्टम है वो उसी खाने की आदत लगा लेता है। तो जब हम कल को दोबारा भी खाते हैं ना, जैसे मान लो हमारा शरीर अभी खा सकता है 3-4 रोटी, वो हमारे आदत के ऊपर है, लेकिन अगर हम एक आध रोटी की ही आदत बना लेते हैं हमारे शरीर में, तो हमारा सिस्टम वैसे ही डेवलप्ड हो जाता है, कल को आप एक रोटी से ज्यादा खाओगे तो खुद ऐसा लगेगा कि अब और नहीं खाया जा रहा, अब नहीं खाया जा सकता। क्रॉनिक हंगर मतलब लंबे समय तक आपको पर्याप्त डाइट मिलेगी नहीं, और इस वजह से आपकी खाने की क्वालिटी या क्वांटिटी भी खराब हो जाती है। मोस्टली जो अफेक्ट होते हैं वो गरीब लोग ही होते हैं। रीजन क्या है कि इनकम कम होती है, तो कम खाने की शुरू से आदत बनाते हैं और फिर जिंदगी भर कम खाता रहते हैं। और दूसरा की इनएबिलिटी, मतलब इतना अपने आप को काबिल नहीं समझते कि वो बेसिक फूड भी खरीद पाए, तो ये होता है क्रॉनिक हंगर, अपने आप को आदत लगा देना गरीबी की वजह से कम खाने की, और फिर शरीर वैसा ही हो जाना। फिर होता है बेटा सीजनल हंगर, ठीक है ना, हंगर क्या तो सीजनल हंगर क्या होता है, ये एग्रीकल्चर सीजन या अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करती है, मतलब आपका कितना एग्रीकल्चर का सीजन है या फिर कितना आपको काम अवेलेबल है, उस हिसाब से आपकी हंगर डिसाइड करता है। ये ज्यादा काम है तो ठीक ठाक खा रहे हैं, कम काम है तो कम खा रहे हैं। कॉमन ज्यादातर ये गांव के इलाकों में और जो शहर के इलाकों में वहां कैजुअल लेबर। बाकी एग्जांपल क्या है, लेस कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में कंस्ट्रक्शन का काम कम हो जाता है, तो शहर में जो लेबर है उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी सीजनल हंगर जब ही आती है जब पीपल डू नॉट गेट वर्क थ्रू आउट द ईयर। हाँ, सीजनल हंगर तो जब ही आएगी जब आपको पूरे साल भर काम नहीं मिलेगा। एक होता है ट्रेंड की, अगर हम बात करें हंगर में, तो कहता है जो परसेंटेज है क्रॉनिक और सीजनल हंगर की, वो इंडिया में कम होती गई है टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम लगा है या फूड सिक्योरिटी मेजर्स कहीं ना कहीं आने लगे। सरकार ने कहा कि भैया खाओ, है ना, जैसे आपको वो भी होता है ना आंगनबाड़ी में मिलता है कभी कभी खाना दिन का सुबह का, वो भी एक चीजें बढ़िया है ना। चलो खैर, इसके बाद अगर हम आगे चले तो इंडिया के क्या एफर्ट्स रहे हैं फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया ने, यानी कि भारत सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स करे जिसमें कोशिश करी कि फूड सिक्योरिटी दे सके, क्योंकि अब तक हम परेशानियां पड़ रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां हो रही है। सरकार ने पूरी कोशिश करी कि पर्याप्त फूड ग्रेन मिले। जब से देश हमारा आजाद हुआ, इंडिया ने पूरी कोशिश करी कि ऐसी बुरी हालात ना आए कि हम अपने देशों में खाना ही लोगों को ना बांट सके। तो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, जैसे हरित क्रांति भी लाई थी सरकार ने, है ना। देखो वही बोल दी कि हरित क्रांति आ गई, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ी, तो गेहूं चावल इन सब की चीजें बहुत ज्यादा ग्रो हुई। हिस्टोरिक नोट ध्यान रखना, जुलाई 1968 में पीएम इंदिरा गांधी ने एक स्टैंप रिलीज करी थी जिसको व्हीट रेवोल्यूशन कहा गया था, गेहूं का क्रांति, है ना। तो फिर यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया हुई।
फूड ग्रेन की प्रोडक्शन अगर रीसेंट डाटा में देखें तो टोटल फूड ग्रेन 310 मिलियन टन 2020 से 21 में हुआ और 315 मिलियन टन 21 से 22 में हुआ। सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कौन से राज्य थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा यहाँ पे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हुई। और गेहूं की प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी 36 मिलियन टन और मध्य प्रदेश 18 मिलियन टन की प्रोडक्शन करता है। चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल 17 मिलियन टन और यूपी की बात करें तो 16 मिलियन टन की प्रोडक्शन करके दिखाता है। बाकी ये डाटे आपको दे रखे हैं। सीजनल हंगर के आपको डाटा दे रखा है कि गांव में कैसा है और शहरों में कैसा है, और ये टाइम टू टाइम दे रखा है। सीजनल हंगर देखो 1983 में 16.2, मतलब 100 में से इतने लोग भूखे रहते थे, ठीक है ना। और क्रॉनिक हंगर 2.3 थी। और लेकिन वहीं हम बात करें 19 से 2000 में तो बहुत ही ज्यादा कम हो गई। तो 2000 के टाइम पे ही हंगर जो है बहुत ज्यादा कम हो गई, ठीक है ना बेटा। चले आगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भाई भारत में कैसी है फूड सिक्योरिटी? कहता है फूड सिक्योरिटी अगर हम हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की बात करें तो कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन 1970 के आसपास आया था तो इंडिया ने क्या करा था, जो फेमिन था मतलब भूखमरी पड़ जाना बहुत ज्यादा बुरे कंडीशन वेदर से, तो उसको अवॉइड करा था इंडिया ने। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास स्ट्रेटेजी आ गई थी ना बढ़िया, हमने हरित क्रांति, हमने HYV सीड्स का यूज करा, बढ़िया बढ़िया खेती बाड़ी हुई, हमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इनसे। तो इंडिया अब सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद से फूड ग्रेन्स पिछले 30 साल में बना पा रहा है, कहीं किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं हो रहा कि किसी और से बाहर से सामान मांग लो। कारण क्या है कि भैया हमारे पास अलग अलग तरीके की जो वेराइटी आ गई, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आ गई है अलग अलग इलाकों में। और फूड जब अवेलेबल होता है, जब कभी सूखा बाढ़ आ जाती है, नेचुरल प्राकृतिक आपदा भी पड़ जाती है, तो भी हमारे पास भर भर के खाना पड़ा होता है कि हम अपना गुजारा खुद से अपने देशों का करा सकते हैं। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमने बढ़िया प्लान बनाया फूड सिक्योरिटी सिस्टम का, इसीलिए। तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया के अंदर कहता है कि इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी कंपोनेंट सिस्टम है ना, उसमें 2 कंपोनेंट है, मतलब 2 ऐसे कंपोनेंट बनाए गए जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम पे ध्यान देंगे, एक बफर स्टॉक और एक PDS। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बफर स्टॉक क्या होता है बच्चे समझ लेते हैं। बफर स्टॉक ऐसा स्टॉक है जहां पे फूड ग्रेन, ज्यादातर गेहूं और चावल की बात करें, और इसको परचेज करती है सरकार, जिससे वो जो एक सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और बफर स्टॉक इसलिए बना के रखती है जहां पर जो भी FCI है ना, मतलब गेहूं चावल ये फार्मरों से खरीद लेती है, जो सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मतलब भाई किसान ने बनाया खुद खाने पीने के लिए तो हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत बच भी गया तो वो मार्केट में बेचने गया, मार्केट में किसी ने खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं बेटा मैं तुझसे खरीदूंगा। समझ रहे हो? सरकार ने खरीद के अपने पास रख लिया और सरकार ने इसको कहा बफर स्टॉक, बुरे समय के लिए लोगों के लिए पैसे गेहूं चावल सब बचा के रखना। अब एक और सवाल है कि सरकार ने कितने दाम पे खरीदा? तो सरकार ने एक पहले से ही अनाउंस करा प्राइस, जिसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब किसान आंदोलन चल रहा था ना तो ये हट गया था, तो इस पे बहुत ज्यादा बवाल हो रहे थे कि इसे वापस लाया जाए, और भी इसके साथ बहुत सारी चीजें थी। तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है ना, जैसे जब मान लो आपको मार्केट लगी होती है तो उस मार्केट किसान को सरकार कहती है कि जाओ मार्केट में जिसको भी बेचना है बेचो, और जब नहीं बिके तुम्हारा सामान तो कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी। तो सरकार खरीदती थी, वो किस पे कैसे प्राइस डिसाइड होता था? MSP। समझ रहे हो? MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हम इतने पे तो खरीदेंगे। मतलब MSP क्या होता था? ये प्राइस होता था, सरकार हर साल डिक्लेयर करती थी बीज बोने से पहले ही। गेहूं बीज बो रहे हो और उसी टाइम पे बोल देते थे कि इतने में खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस यही था कि सरकार, जो फार्मर है ना, वो अपने मन में ये तसल्ली रखे कि कोई नहीं, कोई और नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीद लेगी, ताकि वो उसका प्राइस गिरने से भी सपोर्ट रहे। और फिर वो सारा सामान खरीद के, बफर स्टॉक कहलाता था उसको, कहा अपने खुद के सरकार के गोदाम होते थे, वेयर हाउस होते थे, वहां पे सरकार उसको स्टोर कर लेती थी। अच्छा, बफर स्टॉक क्यों बना के रख रहे हो आप? क्यों रख रहे हो बफर स्टॉक? तो भैया वो इसलिए रखा जाता है कि कल को कभी भैया जो ऐसे इलाके हैं जहां पे गेहूं ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुई, तो उन जगहों पे पहुंचा सके, ठीक है ना। या फिर गरीब लोगों को, जैसे राशन शॉप में जो आता है ना सारा, वो MSP वाला ही आ जाता है सारा, गरीब लोगों को राशन में दे दिया जाए। या फिर जो फूड शॉर्टेज है कभी कभी, या फिर प्रकृति आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर अब कुछ नहीं हो सकता, या कभी कभी वेदर जैसा आना चाहिए था खेती बाड़ी का वो आया ही ना हो, तो उन सब के लिए बफर स्टॉक मेंटेन करा जाता है। बाकी इशू प्राइस मतलब फूड ग्रेन्स को जो मार्केट में लोग बेच रहे हैं उससे कम में बेचा जाता है, इससे क्या कहते हैं हम? इशू प्राइस, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हमने बफर स्टॉक समझ लिया। PDS जनरली कुछ नहीं है बेटा। अच्छा, सरकार ने बोला हम अपनी एक संस्था बना रहे हैं जिसका नाम रखा था सरकार ने FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकार की ही संस्था है, जो ध्यान देती है, एश्योर करती है कि सब काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा। तो PDS जनरली क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये
फूड ग्रेन्स को पूरे देशों में बांटते हैं, जो एफसीआई ध्यान रखती है। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरा स्टॉक सारा आ रहा है, कितना सरकार के पास कितना नहीं आ रहा है, इस सबका ध्यान देती है। और किसको? गरीब लोगों को बांटती है। और किस दुकानों से? जो सरकारों की खुद की राशन की शॉप्स होती है। राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, और ये हर गांव में, हर कस्बों में, हर शहरों में प्रेजेंट होती हैं। कहता है इंडिया में अबाउट 5.5 लाख जो है ना, इंडिया में टोटल राशन की दुकानें हैं। बाकी क्या क्या राशन की दुकानों में पीडीएस सिस्टम के थ्रू आपको मिलता है? गेहूं, चावल, ठीक है ना, चीनी और केरोसिन ऑयल। और ये सब आपको मार्केट में जितना भी प्राइस है उससे कम दाम में मिलता है। तो कौन कौन लोग राशन शॉप से खरीद सकते हैं? तो एक फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है वो राशन कार्ड से खरीद सकता है। एक फिक्स क्वांटिटी हर महीने मिलती है, जैसे 35 किलोग्राम फूड ग्रेन, 5 लीटर केरोसिन और 5 किलो शुगर। बेटा ये तो देखो कहने की चीज है, पर मेरे को लगता है जैसे एक इंसान को शायद 4 किलो गेहूं मिलता है, एक इंसान को शायद। तो जैसे मान लो अगर एक फैमिली में 4, पता नहीं 8 किलो मिलता है शायद, पता नहीं 4 किलो मिलता है शायद। बीच में डबल डबल मिलता था बहुत सारा, ठीक है ना। तो अब एक जैसे मान लो किसी की फैमिली में 7 जने हैं, तो 7 चौक 28 किलो गेहूं मिलेगा, ये सिस्टम रहता है, समझ रहे हो, एक बंदे पे मिलता है। राशन की शॉप जरूरी क्यों है? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें, कहता है राशनिंग जो थी ना इंडिया में, वो 1940 में ही आ गई थी, क्योंकि बंगाल में जब बहुत बुरा फेमिन पड़ा था, है ना, भुखमरी पड़ी थी, तब उस टाइम पे ध्यान दिया था। और इसको थोड़ा और ताकतवर करा गया था, ये राशन वाला सिस्टम 1960 के अंदर और ताकतवर किया गया था, क्योंकि इंडिया में हमने देखा फूड शॉर्टेज बढ़ती है हरित क्रांति से पहले, तो इस पर थोड़ा और ध्यान देने की कोशिश करी। बाकी फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम भी बनाया 1970 में, जब बहुत ज्यादा गरीबी आई। तो एनएसएसओ एक संस्था है जो गरीबी, बेरोजगारी, इन सब पे रिपोर्ट देती है सरकार को। तो जब बहुत ज्यादा गरीबी हुई थी तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था एक नया पीडीएस सिस्टम, ठीक है ना, जिससे मतलब जो स्ट्रॉन्ग करा था फूड सिस्टम को आगे जाके सप्लाई को। और एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जहां पर बच्चों पे, प्रेग्नेंट वुमेन पे या नर्सिंग मदर्स पे ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, इस कानून के तहत। बाकी एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, एफएफडब्ल्यू 1977 से 78 में बनाया गया था, जहां लोग को फूड मिलता था काम के बदले, ठीक है, वो काम करते थे सरकार के अकॉर्डिंग, फिर उनके बदले उन्हें सरकार खाना देती थी। इससे भुखमरी और बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करी थी मेरे भाइयों, ठीक है ना। बाकी एक और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, पीएपी कहा जाता है इसे। बहुत सारे प्रोग्राम बाद में जाके इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है ना, रिस्ट्रक्चर करे थे, जहां पर गांव में या फिर शहरों में कहीं पे भी फूड की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया था। बाकी एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और फूड सिक्योरिटी भी लाया गया था, जहां पर लोगों की जो गरीब लोगों की जो इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश करी गई। उनको ये दिखाया गया कि भाई देखो, तुम कमाओगे खाओगे तो तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तो उससे तुम खाना वाना खरीद पाओगे। मेजर रोल यही था कि उनको फूड सिक्योरिटी दी जा सके, ठीक है ना। बाकी ये कुछ डाटा है, ठीक है ना जी। एक डाटा है जो आपको दिखा रहा है कि फूड ग्रेन्स की क्या प्रोडक्शन रही है इंडिया में कुछ समय के बाद। अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि ये एक ऐसा टाइम था जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, और उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं। धीरे धीरे ग्राफ बढ़ा है, फिर एक कुछ साल तक कांस्टेंट ऊपर नीचे, और फिर 2017-18 से चीजें थोड़ी वापस से और बढ़ गई है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन है मिलियन टन्स के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। और ये ग्राफ है जहां पर हमें व्हीट और राइस का स्टॉक दिख रहा है, और मिनिमम बफर नॉर्म्स आपको दिखा रखा है, मतलब एक्चुअल स्टॉक हमारे पास कितना है और बफर हमारे पास कितना है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या कहते हैं, कितना मिनिमम बफर नॉर्म्स होना चाहिए और कितना हमारे पास है, तो उसका एक डाटा है, ठीक है। तो चीजें ठीक जा रही है, 2020 से 21 का डाटा है, ठीक है। बाकी ये सम इम्पोर्टेंट फीचर है पीडीएस के। तो पीडीएस के अगर हम बात करें तो 1992 तक चीजें जो थी, कवरेज टारगेट था वो यूनिवर्सल था, मतलब हर इलाके या हर पूरे इंडिया में हर जगह सेम चीजें चल रही थी। फिर ये स्कीम का नाम था पीडीएस, जो यूनिवर्सल थी, हर जगह लागू थी। फिर एक बना 1992 में आरपीडीएस, जो टारगेट करती थी बैकवर्ड ब्लॉक्स को, और वो उन लोगों को 20 किलो का फूड ग्रेन्स देती थी। और प्राइस का ये उनका इशू प्राइस था, ठीक है ना, 2.80 रुपये, और राइस के लिए इतना था। फिर एक और स्कीम थी टीपीडीएस, जो 1997 की थी और 2000 में लॉन्च की गई थी। ये पुअर और नॉन पुअर के लिए थी, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए और एबव पॉवर्टी लाइन के लिए। ये 35 ग्राम का फूड ग्रेन्स देती थी हर महीने, और इसमें प्राइस ये था, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए व्हीट जो था 4 रुपए के आसपास, और राइस जो थे 5 रुपए के आसपास, और जो पॉवर्टी लाइन से थोड़े ऊपर आते हैं उन लोग के लिए 6 रुपए और 8 रुपए था।
फिर ये अभी हम AAY, ठीक है ना, अन्न योजना करके है, ये भी हम नीचे देखने वाले हैं, 2002 में आई थी। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और गरीबों से गरीबों के लिए ये 35 किलो पर हाउस होल्ड फूड ग्रेन्स था, ठीक है ना, मतलब एक हाउस होल्ड के लिए 35 किलोग्राम मिलता था। 2 रुपए का वीट था, 3 रुपए का चावल था। फिर APS 2000 में लाया गया, जो इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए था, 10 किलो का फूड ग्रेन्स था, वो पूरा फ्री में मिलता था ये। फिर हमारा बना NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। इसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड की क्या थी, 5 किलो पर पर्सन पर मंथ ही मिलता था। जो ये कितना प्राइस है, ये इसका प्राइस डिसाइडेड है, ठीक है। हो गए, चौथे के कितने आए? चौथे के 17 है। अब हम आगे चलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 के अंडर कहता है व्हाट इज NFSA 2013। तो कहता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या था, जिसमें मकसद रखा गया था, मतलब एक कानून बनाया गया है 2013 का। कहता है इसमें मकसद रखा गया कि हम प्रोवाइड करेंगे फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अफोर्डेबल प्राइस पे, जो लोग अच्छे से जीवन को रिस्पेक्टफुली जी सके। मतलब ये कानून बनाया गया है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का, मतलब फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने के लिए, खाना और पोषक तत्व लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे, उसके लिए अफोर्डेबल दाम पे कानून बनाया गया। इसके अंदर मेरे भाइयों कौन सी आबादी को कवर करा जाता है? कहता है इस एक्ट के अंदर 75% गांव की आबादी और 50% शहर की आबादी को कवर किया जाता है। बाकी ये एलिजिबल हाउस होल्ड हैं, जो फूड सिक्योरिटी जिनको चाहिए। बाकी NFSA एक लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, आज के टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं PDS की, अगर हम इस पे बात करें तो कहता है PDS का फायदा क्या था। तो देखो, PDS एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो सरकार ने लिया था। क्यों? क्योंकि इससे फूड सिक्योरिटी दी थी, और ये एक आपको सस्ते दाम में, सब्सिडीज प्राइस में या सब्सिडाइज्ड प्राइस में आपको गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड, मतलब फूड प्रोवाइड करता था। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ PDS का। PDS कैसे इवॉल्व हुआ पूरी मार्केट में, बहुत बड़ी चीज कैसे बनी। कहता है शुरुआत में PDS यूनिवर्सल था, हर लोगों के लिए था, मतलब सब, चाहे गरीब हो नॉन गरीब हो, सबके लिए था, ठीक है ना। तो ये पुअर नॉन पुअर सबके लिए था। लेकिन फिर आपको पता है RPDS बना, ऊपर जो हम पढ़ के आए अभी, है ना, टेबल के थ्रू, जिसे कहा जाता है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 1992 में। इसमें 1700 ब्लॉक बनाए गए और उन जगहों पे ध्यान दिया गया जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी और ऐसे इलाके हैं जहां खेती बाड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर बनाया गया मेरे भाई TPDS, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 में। इसके अंदर जून 1997 के अंदर ये मकसद किया गया कि जितने भी गरीब हैं हर इलाके में, जहां जहां गरीब हैं, टारगेटेड, जो जो लोग गरीब हैं उनको ढूंढ के, मतलब एक रिपोर्ट बनाई होगी, डाटा बनाया होगा, और उसके तहत हम उन लोग को क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे। मतलब अब तक प्राइस सबके लिए सेम थे, लेकिन अब गरीबों के लिए, पुअर के लिए, नॉन पुअर के लिए अलग अलग दाम बनाए गए। जो गरीब नहीं है उनके लिए ज्यादा दाम होंगे, जो गरीब है उनके लिए कम दाम। फिर कुछ स्पेशल स्कीम बनाई 2002 में, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है ना, जिसे कहा गया है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों के लिए। और फिर एक अन्नपूर्णा स्कीम है जो इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। ये दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों ही ऐसे थे जो PDS नेटवर्क के थ्रू ही बंटते थे लोगों को खाना। तो ये जस्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं कि PDS सिस्टम दिन बर दिन कैसे इवॉल्व होता गया। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, अंत्योदय अन्न योजना के ऊपर अगर हम बात करें तो कहता है ये दिसंबर 2000 में लॉन्च हुआ था। इसका टारगेट क्या था कि जो भी BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के हाउस होल्ड हैं, गरीब लोग, उन लोग के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उनका सर्वे किया होगा हमने, स्टेट गवर्नमेंट ने, जो अपने राज्य की सरकार है, और उनको टारगेट किया होगा कि हाँ जी इन लोग को हम प्रोवाइड करेंगे। तो फूड ग्रेन कैसा प्रोवाइड था, कहता है 25 किलो पर फैमिली पर मंथ प्रोवाइड होता था। और 2002 से अप्रैल से ये 35 किलोग्राम बढ़ा दिया था, मतलब इसको 2002 में 35 किलोग्राम। सब्सिडीज प्राइस क्या था, गेहूं का 2 रुपए था, चावल का 3 रुपए था। एक्सपेंशन क्या हुआ था, जून 2003 तक 50 लाख फैमिली को हुआ, 2004 तक 50 लाख फैमिली से और ज्यादा होगा, ये थोड़ा गलत डाटा हो गया होगा। और टोटल कवरेज इसकी 2 करोड़ फैमिली तक पहुंच गई थी। यानी कि PDS कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम बदर इंप्रूव हुई थी। सबसे पहले तो ये ध्यान दिया गया कि भारत में रह रहे हर नागरिक के लिए PDS हो, लेकिन फिर एक टाइम बाद गरीब और जो नहीं गरीब हैं, जो ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए ज्यादा टारगेट किया गया, उनको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई। मेजर अचीवमेंट क्या है, तो देखो मेजर अचीवमेंट यही है इनकी
कि इन्होंने फूड के प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करी, ताकि हर इंसान को, जो गरीब है, जो इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में हम दे सकें। समझ रहे हो? बाकी इसके अंदर क्या चीज रोकी गई? जो भूखमरी होती जा रही है ना लोगों के बीच में, जो अकाल पड़ रहा है भूखमरी से, वो खत्म हो। हर इंसान को पहले खाना दो। जब हर इंसान जिंदा रहेगा तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। और फूड को ट्रांसफर भी करो, मतलब जो जैसा ऐसा इलाका जहां पे गेहूं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहे हैं, उस इलाके में डालो जहां पर उसकी कमियां हैं, डेफिसिट है। फार्मरों को क्या हुआ फायदा? फार्मरों को आपको फायदा होगा एमएसपी। बताओगे एमएसपी की फुल फॉर्म? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आपको याद होगा, जो सरकार ने किसके लिए? गरीबों के लिए, गरीबों नहीं, सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च करा था कि तुम खेती करो, खेती करके हम पहले डिसाइड कर देंगे एमएसपी, जाके मार्केट में बेचो, लोग नहीं खरीद पाए तो हम खरीदेंगे। तो वो करता, इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ी, क्योंकि लोगों को पता था कि हाँ, दुनिया नहीं खरीदेगी तो कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी। तो इससे इनकम सिक्योरिटी भी हुई फार्मरों को, खास करके ये फार्मर्स को हर इलाकों में फायदा देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी सिस्टम की, जो मेरे ख्याल से शायद लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, कि भैया जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो अपने साथ एक प्रॉब्लम ले आता है। वो प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा बफर स्टॉक की प्रॉब्लम। मतलब आपको पता है कि बफर स्टॉक क्या होता है? जो भी माल बनता है वो लोगों ने इस्तेमाल करा, उसके अलावा भी कुछ ऐसा पैसा बच जाता है जो हमारा एक्स्ट्रा बफर स्टॉक होता है। तो उसका क्या करेंगे? तो बोलता है जो एफसीआई के गोडाउन्स है, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने क्या किया, जायज बात है, उन्होंने अपने गोदाम रख रखे हैं, और गोदाम में जो भी वो माल बनाते हैं लोग, उनको वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, सड़ जाते हैं, चूहे खा जाते हैं या कुतर जाते हैं। अब जायज बात है, वो इंसानों को थोड़ा ना खिला सकते हो। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास बफर बहुत ज्यादा हो गया। एक प्रॉब्लम है रखने की प्रॉब्लम। इस टाइम पे सरकार के पास बहुत प्रॉब्लम है क्या? रखने की। एक टाइम पे प्रॉब्लम थी बना कि कमी है, भुखमरी है, लेकिन आज के टाइम पे बफर स्टॉक एक प्रॉब्लम है। डेटा क्या है कि ना, लाख मिलियन टन होगा मेरे ख्याल से, 159 इतना पड़ा है हमारे पास, और राइस हमारे पास इतना पड़ा हुआ है एलएमटी, ठीक है ना। ये स्टॉक बहुत ज्यादा है बफर में, मतलब जितना होना चाहिए ना बफर स्टॉक, उससे भी ज्यादा। आप डाटा देखो, ये ग्राफ पे फोकस करो, कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए? 214, और हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है? 529। मतलब ये मार्जिन जो है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये मार्जिन जो है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये मार्जिन हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए था, इतना, और हमारे पास इतना एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा है हमारे पास, समझ रहे हो? वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बाहर जैसे लोग खरीदते भी नहीं है, बाहर सब अपना अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं, और ज्यादातर लोग मांस मच्छी का सेवन करते हैं बाहर देशों में। तो एक्सेस प्रॉब्लम क्या है कि भाई स्टोर करोगे तो स्टोर करने में फिर इनकी क्या आती है? कॉस्ट आती है। भाई स्टोर करोगे पैसा लगता है, और वेस्टेज हो जाता है इनका, ठीक है ना। इनकी क्वालिटी भी फिर खराब होती जाती है। तो ज्यादा बफर स्टॉक को अनडिजायरेबल और वेस्ट माना जाता है, तो प्रॉब्लम है। और फिर एक एमएसपी रिलेटेड इश्यूज भी आता है। एमएसपी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि प्रेशर आता है। अब एमएसपी मतलब कि कितने दाम पे सरकार खरीदेगी। तो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश जैसे जो किसान है, ये सब दबाव डालते हैं, जिस वजह से एमएसपी बढ़ जाता है, बढ़ाना पड़ता है। तो कुछ इलाके हैं जहां पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कुछ हद तक ये क्या करते हैं ना, ये प्राइस डिमांड करते हैं, प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ। ये प्रॉब्लम होती है। क्रॉप में भी इनबैलेंस आ रहा है। फोकस ज्यादातर हम सिर्फ गेहूं और चावल पे करते हैं, तो फार्मर जो है ना, वो ज्यादातर इन ग्रेन्स पे ही ध्यान देते हैं। जो कुछ और पे ध्यान देते हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी एनवायरनमेंट की क्या प्रॉब्लम है? देखो, चावल के लिए आपको पता है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो आपका जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है आपका। और इससे आपका जो एनवायरनमेंट या एग्रीकल्चर है, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे एक सवाल उठ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? फूड सिक्योरिटी सिस्टम और पीडीएस पे देखो धीरे धीरे एमएसपी बढ़ता जा रहा है, और उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि एमएसपी बढ़ने की वजह से जो आपका हाई एमएसपी से जो सरकार का जो खर्चा है ना, इस पे वो बढ़ रहा है। सरकार चाहती है कि एमएसपी का दाम उतना ही रहे हर साल, लेकिन जो किसान है वो सब दबाव डालते हैं, जिस वजह से एमएसपी आपको बढ़ाना पड़ता है। और सरकार का इसमें खर्चा है, क्योंकि सरकार खरीद रहे हैं लोगों से, तो पैसा बढ़ाना पड़ता है। और दूसरे फैक्टर से भी इंक्रीज बढ़ती है, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, या स्टोर करना, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको भी बजट के लिए प्रॉब्लम चाहिए, पैसा चाहिए, तो बजट बढ़ता है इसमें हमारा। तो फाइनेंशियल बोझ भी बनती जा रही है ये चीजें कहीं ना कहीं। बाकी कंजम्पशन का पैटर्न भी बदलता जा रहा है। जो एनएसएसओ है, एक डाटा निकालती है ये एक संस्था, इसने बोला कि लोगों का जो कंजम्पशन है ना चावलों का, वो गिरता जा रहा है। 2004 से 5 में 6 किलोग्राम एक इंसान एक महीने में चावल खा जाता था, लेकिन अब वो
लगभग कम होता जा रहा है, हर महीने एवरेज कम होता जा रहा है। और शहरों के अंदर 2004 से 5 में 4.71 था और 2011-12 में 4.49, यानी कि शहरों में भी कम हो रहा है। तो चावल की कंजम्पशन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं गांव और शहर दोनों में चावलों की कंजम्पशन कम होती जा रही है लोगों की। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग अब कम कंज्यूम कर रहे हैं और खेती तो बढ़ाते जा रहे हो आप। और फिर पीडीएस कंजम्पशन बढ़ती गई है, मतलब पीडीएस, मतलब सोचो पीडीएस की कंजम्पशन बढ़ रही है, मतलब जो राशन में वो लोग भर भर खरीद रहे हैं। कह रहा है जो हर कंजम्पशन पीडीएस प्राइस की है ना, वो डबल हो गई है गांव के अंदर, मतलब हर इंसान कितना खरीद रहा है वो डबल हो गया है। कहता है गांव के अंदर, शहरों के अंदर तो 66% बढ़ गया और गांव में डबल 100 का 200% बढ़ चुका है 2004 से 5 में। पर कैपिटा कंजम्पशन जो है ना पीडीएस गेहूं की, वो डबल हो चुकी है दोनों देशों में। तो एक दिखाता है कि भैया पीडीएस की जरूरत तो हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीडीएस एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं ये जो कंजम्पशन है वो शहरों में और गाँव में बढ़ी है। ठीक है ना। तीसरा, माल प्रैक्टिसेस भी हुई है पीडीएस में, मतलब कुछ प्रॉब्लम। कहता है कॉमन प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ प्रॉब्लम ना पीडीएस में क्या है, जो पीडीएस के डीलर्स हैं, जैसे आप देखते हो राशन की जो दुकानें होती है, जब आप कोई राशन लेते हो तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने किसी एक महीने राशन नहीं लिया तो वो लोग कहीं ना कहीं उनके पास आ गए एक तरीके से उस महीने का राशन, या फिर कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो राशन की दुकान वाले होते हैं वो राशन की कहीं ना कहीं चोरी कर लेते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। कहता है कि जो फूड ग्रेन्स है ना उसको ओपन मार्केट में बांट देते हैं, या फिर पुअर क्वालिटी के माल बेचते हैं ज्यादातर, या इरेगुलर ओपनिंग ऑफ राशन शॉप्स, रोज खोलते नहीं है ना। कहता कल बंद रहेगी, परसों बंद रहेगी, मेरी लड़की की शादी में लड़के की, इस तरीके से चीजें चलती है। और अनसोल्ड स्टॉक पैटर्न, पुअर क्वालिटी का ग्रेन्स जो है ना वो अनसोल्ड ही रह जाता है राशन की दुकानों में, कोई खरीदता नहीं है इसको। फिर वो क्या करते हैं, इसको फिर वो गोडाउन में वापस डालना पड़ता है, फिर वो स्टोरेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी है पीडीएस सिस्टम में, थोड़ा सा एक चीजें खराब है। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ टारगेट पीडीएस, मतलब टीपीडीएस की बात करें, तो हमें पता है यूनिवर्सल पीडीएस तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन गरीब फैमिली के लिए लो प्राइस है, नॉन पुअर फैमिली के लिए भी है, लेकिन बहुत सारी लो इनकम फैमिली जो है ना उनको थोड़ा फायदा हो जाता है। समझ रहे हो, आज के टाइम पे 3 तरीके के राशन कार्ड होते हैं आपके पास, अंत्योदय अन्न योजना, एक बीपीएल और एक एपीएल। एपीएल फैमिली को थोड़ा सा मार्केट प्राइस के दाम पे ही सामान मिलता है, सस्ता नहीं मिलता ज्यादा। वहीं पर हम बात करें थोड़ा सा उनको फायदा भी थोड़ा कम ही होता है, थोड़ा बहुत फायदा होता है। इसीलिए जो पीडीएस का यूसेज है ना वो एडीएस वाले लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन है, एपीएल वाले लोग वो नहीं खरीदते। वो कहते हैं क्या करें, मार्केट में जाके खरीद लेंगे, इससे बढ़िया। तो बाकी जो कोऑपरेटिव है फूड सिक्योरिटी के अंदर, उनका क्या रोल है, उन लोगों ने क्या भूमिकाएं निभाई हैं। जो कोऑपरेटिव ऐसी संस्थाएं होती हैं जो खुद से अपने आसपास 4-5 किसान मिलकर एक संस्था बना लेते हैं, वो लोग होते हैं। तो कहता है इंपॉर्टेंस की बात करें कोऑपरेटिव में, तो कहता है कोऑपरेटिव एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में, खास करके साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में। ये लोग क्या करते हैं, सारे अपने गेहूं को इकट्ठे करते हैं और एक कंट्रोल्ड और लो प्राइस में सामान को बेचते हैं। तो अब क्या हुआ ना, लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मिलके काम करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कुछ ऐसी संस्थाएं, तो तमिलनाडु में कहता है लगभग 94% फेयर प्राइस शॉप जो है ना वो कोऑपरेटिव के द्वारा चलाई जाती है। तो मतलब जो फेयर प्राइस शॉप्स है हमारी, उसमें से 94% कोऑपरेटिव के द्वारा ही चलाई जाती है। ध्यान रखना तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में ज्यादातर जो गेहूं वेहूं इन सब की दुकानें आप देखोगे वो ज्यादातर कोऑपरेटिव के द्वारा चलाई जाती है। इससे क्या होता है, पीडीएस बढ़िया सिस्टम चलता है। दिल्ली में अगर आप एग्जांपल पढ़ोगे तो मदर डेयरी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कोऑपरेटिव द्वारा है। सारे अपना सारा एक साथ दूध इकट्ठा करते हैं, आपस में मिलाते हैं, वे बेचते हैं। तो ये दूध, सब्जियां या कंट्रोल प्राइस जो है ये सरकार के द्वारा फिक्स करा जाता है, फिर ये बेचते हैं। अमूल गुजरात का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। अमूल फेमस कोऑपरेटिव है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की, जो व्हाइट रेवोल्यूशन लाई थी हमारे देश के अंदर। जो दूध की प्रॉब्लम होती थी, सफेद क्रांति एक तरीके से मिल्क प्रोडक्शन और फार्मर की इनकम बढ़ाने में। ऐसे ही एक ग्रीन का बैंक है महाराष्ट्र में, ये अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस के द्वारा बनाया गया था। ये एनजीओस को ट्रेन करता है और कहता है और ग्रेन वाले बैंक्स आप कैसे बनाओ। इनका काम क्या होता है ग्रीन बैंक का, ये ग्रेन्स जितने भी चावल के होते हैं इनको स्टोर करते हैं, और जब भी कभी शॉर्टेज का टाइम पड़ता है तो लोगों को प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है ना। और जो एडीएस ग्रीन बैंक प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फूड सिक्योरिटी मॉडल हमारे देश में माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपने पढ़ा, जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं। तमिलनाडु हो गई, मदर डेयरी हो गई, अमूल गुजरात का हो गया। अमूल आपने कहा आनंदा डेयरी करके होती है,
तो जो वो ओनर था ना अमूल का, उसका ही जो सबसे पहला वर्ड है आनंदा। जब आप अमूल की फुल फॉर्म पढ़ोगे, ये वही बंदा है जो अपनी खुद की भी डेयरी चला रहे हैं और अमूल नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ जनरली क्या होता है। जैसे मान लो आप सब जो है दूधिया हो, दूधिया समझते हो, मतलब दूध की दुकान लगाते हो या सुबह रिक्शे में जाके साइकिल में जाके जगत जगत में दूध बेचते हो। गाँव में तो यही सिस्टम चलता है अभी भी। जनरली लोग तो अपने गाँव में गाय भैंस पाल लेते हैं, खुद ही दूध वहीं से निकाल लेते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या करते हैं लोग जनरली, ध्यान से सुनना, दूध का क्या सीन रहता है। लोग एक एक करके दूध मार्केट में बेचते हैं बिचौलियों को, मिडलमैन को। मिडलमैन शहरों तक प्रोवाइड कराते हैं और फिर कंजम्पशन होती है। तो गुजरात वालों ने क्या करा, देख रहे हो? गुजरात वालों ने क्या करा, जो अमूल कंपनी बनी, उन्होंने सबने अपने दूध को इकट्ठा करा, संस्था बनाई, बोला सब अपने दूध इकट्ठा करेंगे एक साथ और उसको मार्केट में बेचेंगे, हम खुद ही मिडलमैन बनेंगे और खुद ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग, सबने मिलके जितने भी अपनी गाय भैंस के दूध थे सारे इकट्ठे करे और उसको मार्केट में खुद एक बड़ी कंपनी बना के बेचा, अमूल नाम की। ये जो कंपनियां थी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। तो सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा, क्या कहते हैं, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालती, उनको सपोर्ट करती कि करो ये काम बढ़िया है, समाज के लिए होता है। इन समाज का मेन काम क्या होता है, अपना भला करना और जगत का भला करना। उसके बाद प्रॉफिट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट कराते हैं एक दूसरे को कि भाई ये सारा इकट्ठा करके हमें दूध बेचना है तो मेजरली हर किसान का भला हो सके। ऐसे ही सेम मदर डेयरी एग्जाम्पल है। ऐसे ही उससे पहले हमने तमिलनाडु में खेती बाड़ी का बात करी और यहाँ हमारा चैप्टर मेरे भाइयों खत्म हो चुका है। ये इसकी समरी है, जितना भी अब तक हमने पढ़ा उसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह हमारा चैप्टर मेरे भाइयों खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी है, ध्यान रखें आप इस बात।